आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। खौफ का कारोबार करने वाले भी खौफ में होंगे, उन्होंने ये सोचा तक नहीं था। वक्त का खेल देखिए, जिस प्रयागराज में अतीक की तूती बोला करती थी, उसी प्रयागराज में एक तरफ थे अतीक और अशरफ, तो दूसरी तरफ था असद का शव। माफिया रात भर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेटे की शक्ल नहीं देख पाया। आज की सबसे अहम 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि मौत का सौदा करने वाला अतीक आज कहां खड़ा है। एक तरफ असद को भारी सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक किया गया। 13 अप्रैल को असद को एनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ पहली बार प्रयागराज की सड़कों पर माफिया ब्रदर्स हथकड़ी में दिखे। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि शाइस्ता बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाई, यानी खुद को बचाने के लिए शाइस्ता ने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि असद की मौत का जिम्मेदार कौन, अतीक या फिर अशरफ? दावा किया जा रहा है कि अशरफ असद की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि अशरफ ने एसटीएफ से वादा किया था और उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसके बाद वो कारण बना असद की मौत का। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके से लिया। असद मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन असद के एनकाउंटर के साथ उठ खड़े हुए वो तमाम सवाल, जिनका जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक ऐसा ही सवाल है, क्या अशरफ की वजह से मारा गया असद? असद के एनकाउंटर में अशरफ की वादा खिलाफी सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि अशरफ अगर वादे से न मुकरता तो शायद असद जिंदा होता। अशरफ की वादा खिलाफी की वजह से असद की जान गई, ये सबसे बड़ा एक कारण था, क्योंकि अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो 3 शूटरों को पुलिस के हवाले किएगा। बरेली से प्रयागराज जाते वक्त उसने पुलिस से वादा किया था, मगर लौटते वक्त उसका रुख बदला और उसने इन सब बातों से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस उससे पूछती रही, मगर वो इनकार करता रहा और पुलिस को ही धमकाने लगा। पुलिस सूत्रों की माने तो अशरफ ने एसटीएफ से 3 शूटर्स को सौंपने का वादा किया था, लेकिन उमेश पाल अपहरण में बरी होते ही अशरफ वादे से मुकर गया। अशरफ की इस वादा खिलाफी के बाद एसटीएफ ने एक्शन तेज कर दिया, लेकिन एसटीएफ ये भी जानती थी कि अशरफ की वादा खिलाफी के बाद शूटर्स को पकड़ना आसान नहीं होगा। लिहाजा एसटीएफ ने धरपकड़ में एनकाउंटर जैसे हालात के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। हुआ भी ऐसा ही। लेकिन 28 मार्च को जब कोर्ट ने उसे उमेश पाल को अगवा करने के मामले में बरी किया, तो लौटते वक्त वो अपने किए गए वायदे से मुकर गया। और यही नहीं, प्रिजन वैन में उसने पुलिस कर्मियों को धमकाया भी और ये कहा कि अब मैं किसी भी शूटर्स को एसटीएफ या पुलिस को नहीं सौंपूंगा। इसके बाद ही एसटीएफ ने अपनी जांच में और तेजी लाई और असद और गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि अशरफ ने ही अतीक के काफिले पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन अशरफ की वादा खिलाफी और अतीक को हमला कर छुड़वाने के प्लान के चक्कर में मारा गया असद और उसका साथी शूटर गुलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि असद की मौत के जिम्मेदार अशरफ और अतीक दोनों हैं, क्योंकि 18 साल पहले राजूपाल हत्याकांड ही माफिया परिवार के पतन का कारण बना। देखिए असद के एनकाउंटर से लेकर सुपुर्दे खाक तक की हर एक तस्वीर। ये माफिया के मिट्टी में मिलने की तस्वीरें हैं। ये दफन होते अतीक के खौफ की तस्वीरें हैं। माफिया का लाडला मिट्टी में मिल गया और पूरा हुआ सन्यासी का वो वादा, वो वचन जिसमें माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? 13 अप्रैल को झांसी में एसटीएफ ने असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके दूसरे दिन असद के नाना और वकील ने
झांसी में डेरा डाल रखा था, लेकिन पुलिस खुद अपने सिक्योरिटी के बीच असद का शव प्रयागराज लेकर आई, जिसे भारी भीड़ के बीच सुपुर्दे खाक किया गया। माफिया अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। ये कसारी मसारी का यहाँ पर ये कब्रिस्तान है और आप देख सकते हैं कि वो ताबूत जा रहा है जिसमें उसके शव को लाया गया था। अब यहाँ पर दफनाने जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और यही वो कब्रिस्तान है जहाँ पर लाया गया था और अब तक यहाँ पर पूरी कार्रवाई हो गई है। और वो नीम के पेड़ है, वो पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं कि वहीं पर असद को यहाँ पर दफनाया गया है उसके शव को, और वहीं पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और उनकी माँ की भी कब्र है, उसी के पास यहाँ पर दफनाया गया। कभी जिस प्रयागराज में अतीक का आतंक हुआ करता था, जहां अतीक की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, इत्तेफाक देखिए अतीक उसी प्रयागराज में था। बेटे को दफन किया जा रहा था, लेकिन अतीक को बेटे की शक्ल तक देखने को नहीं मिली। क्या कहेंगे सर आप? सर होगा मट्टी, कुछ नहीं बोल क्या देखिए, कोई भी कुछ बोलना है क्योंकि ये सब एक एक करके अब युवा निकलते चले आ रहे हैं। हाँ हो गया, आते हैं। अरे 100 लोग होंगे। बस आप लोग देख ही रहे हैं, सामने मीडिया सब लोग देख रहे हैं। आप लोग तो हैं नहीं, हम लोग गिनती करने नहीं गए थे सर। एक्चुअल में जनाजे में हमने मिट्टी दिया, हम लोगों ने बात गौसल दिया जाता है, उसके बाद जी उसके बाद कफन दिया जाता है। कफन वाले दुआ पढ़ी जाती है, सब लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जाकर के वहाँ पर दफन दिया जाता है, फिर उसके बाद दुआ की जाती है। ना ही माँ शाइस्ता बेटे को देखने आई, हालांकि असद के नाना ने अपने हाथों से असद को दफन किया। परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं, हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हाँ, पड़ोसी भी हैं, सारे कुछ को हैं। परिवार के लोग और भी शामिल हैं, शामिल हुए हैं। नहीं उनकी कोई बहन नहीं है। अब जरा असद के मिट्टी में मिलने की इन 5 तस्वीरों को देखिए बुरे काम को करने वालों का क्या अंजाम होता है, क्या होता है कानून से खेलने वालों का। खौफ पैदा करने वाला खाक में मिल गया, उसी के साथ अतीक का गुरूर भी मिट्टी में दफन हो गया। अभी ऊपर का आदेश जैसा रहेगा। हाँ रहेगी। फोर्स रहेगा जी। कब्रिस्तान पे ऐसा नहीं, कोई आउटसाइडर अभी नहीं घुसेगा। नहीं। कब्रिस्तान में जाने के लिए रिश्तेदारों और करीबी लोगों को ही इजाजत थी। नाना, मामा और मौसा असद के जनाजे में शामिल हुए, लेकिन हर किसी की नजर असद की मां शाइस्ता पर थी, जो बेटे के जनाजे तक में नहीं आई। रिलेटिव आई हुई थी 2 महिलाएं, उसमें शाइस्ता परवीन जी नहीं थी। उसको प्रशासन ने पूरा आइडेंटिफाई किया। ये 2 महिलाएं कौन थी जिनसे पुलिस पूछताछ? इनके दूर की रिश्तेदार थी। इधर असद सुपुर्दे खाक हो रहा था, उधर आतंकी कनेक्शन को लेकर अतीक से सवाल हो रहे थे, लेकिन रोता बिलखता अतीक किसी भी बात का जवाब दे पाने की हालत में नहीं था। उसने बस इतना कहा कि मैं बदनसीब बाप हूँ, कांधा तो दूर मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। अतीक की इस बेबसी और हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। असद की मौत के लिए भी अतीक ही जिम्मेदार है। 18 साल पहले राजूपाल की हत्या कर अतीक ने जो भूल की थी, उसी भूल की भेंट उसका बेटा चढ़ गया और उसी से जुड़े अपराधों के चलते आज अतीक सवालों में घिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असद की मौत के बाद अतीक खौफ में है। वो ना तो कुछ खा पा रहा है और ना ही सही से सवालों के जवाब दे पा रहा है। देखिए लॉकअप में माफिया का हाल कैसे बेहाल हो गया है। असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। अतीक ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड में पूछे जा रहे पुलिस के हर सवाल पर अतीक अहमद रट लगा रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे बेटे के जनाजे में जाना है, मुझे असद की अम्मी से मिलना है। देर रात पुलिस अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए दोनों को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ नहीं बोला। अशरफ कुछ तो बोलिए।
अशरफ बोलो, अशरफ बोलो, अतीक नहीं बोल पाओगे, अतीक अभी नहीं बोले तो फिर नहीं बोल पाओगे, अभी नहीं बोल पाए, अतीक अभी बोल दीजिए, अतीक बेटे की मट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अतीक अभी नहीं बोले तो कब बोल पाएंगे, बताइए आप। एनकाउंटर से लेकर जनाजे में शामिल होने पर पत्रकार अतीक और अशरफ से लगातार सवाल करते रहे, लेकिन अतीक ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ने ले लिया। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराने के बाद पुलिस का काफिला धूमनगंज पहुंचा, जहां दोनों से फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम भी लगातार अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ में जुटी है। भले ही अतीक मीडिया के सामने कुछ न बोला हो, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा ये है कि असद के एनकाउंटर का गुस्सा अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक अहमद भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में टूट पड़ा और उसने ये कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है और बर्बाद हो गया है। यूपी एसटीएफ को उसने असद की भूमिका की कुछ जानकारी दी थी। अगर सूत्रों की माने तो अतीक ने असद की भूमिका के बारे में भी एसटीएफ को बताया था। उसने ये भी माना कि घटना वाले दिन कार से पिस्टल लेकर वही उतरा था, यानी उसने एसटीएफ को इस घटना के बारे में सब कुछ बताया ये भी गया कि असद को केवल शूटरों का इंतजाम करने के लिए कहा था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेश पाल गली में घुसा, असद को लगा कि काम बिगड़ सकता है। अतीक अहमद के मुताबिक उसी वक्त असद गाड़ी से उतर गया और उसने पिस्तौल निकाल ली। मतलब ये कि अतीक अहमद ने एसटीएफ को बताया कि वो असद ही था जो सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता दिख रहा था। लेकिन अतीक का दावा है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। तो अतीक के आतंक का अंत हो चला है। माफिया का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर होने के बाद यूपी एटीएस भी उससे केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। अगर ऐसा होता है तो अतीक अशरफ पर आतंक जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अतीक के आतंक कनेक्शन कैसे उजागर हुए, पूछताछ में उसने किन किन सवालों का जवाब दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। अतीक के आतंकी कनेक्शन पर उसका अतीत गहरे अंधेरे में धकेल रहा है। पाकिस्तान से रिश्ते और विदेशी हथियारों की खेप मंगवाने के मामले में यूपी एटीएस ने दूसरे दिन भी अतीक और उसके भाई अशरफ से लंबी पूछताछ की है। इस पूछताछ का आधार है वो हथियार जिन्हें सीमा पार से मंगवाया गया था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ से धूमनगंज थाने में लगातार पूछताछ हो रही है और आज जो पूछताछ है वो सुबह से ही यहाँ पर चल रही है। 13 अप्रैल की शाम को अतीक अहमद को धूमनगंज थाने लाया गया था और 17 की शाम 5 बजे तक की पुलिस के पास कस्टडी है और इस दौरान उसे पूछताछ हो रही है। न केवल उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस पूछताछ कर रही है, बल्कि जिस तरह से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था उसको लेकर यूपी एटीएस की भी टीम पूछ रही है, पूछताछ कर रही है। कल यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम आई थी और कई घंटे तक पूछताछ की थी और अभी ये आप 2 गाड़ियां जो सामने देख रहे हैं, इन 2 गाड़ियों में 7 अफसर जो है वो यूपी एटीएस के पहुंचे हैं। दरअसल 12 और 13 अप्रैल को हिरासत के दौरान अतीक और अशरफ ने पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कबूली थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इस मामले में एटीएस को खबर दी और तभी से इस मामले में एटीएस की एंट्री हुई। पहले दिन एटीएस ने अतीक से कई राउंड पूछताछ की थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अतीक से पूछे गए सवाल कुछ इस तरह थे। एटीएस का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे? इसके जवाब में अतीक ने सिर्फ हाँ कहा। दूसरा सवाल था, पाकिस्तान से कौन हथियार देता था?
जवाब में अतीक ने कहा, मैं नाम नहीं जानता। एटीएस ने फिर सवाल किया, सीमा पार हथियार कैसे आते थे? अतीक ने जवाब दिया, ड्रोन के जरिए। एटीएस ने अगला सवाल किया, हथियार सप्लायर का ठिकाना जानते हो? अतीक ने कहा, हाँ पता है। अतीक से पूछा गया, हथियार कहाँ भेजते थे? जवाब में उसने कहा, जम्मू में किसी जगह। ये पहले दिन हुई पूछताछ से जुड़े सवाल थे। इसी के बाद पुलिस ने कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र से कुछ असहलों की बरामदगी की है। माना जा रहा है कि दूसरे दिन की पूछताछ में भी कई खुलासे हुए हैं। दरअसल असद के एनकाउंटर के दौरान विदेशी पिस्टल और रिवॉल्वर मिली थी। आमतौर पर ये हथियार भारत में प्रतिबंधित हैं। बाद में पता चला है कि अतीक गैंग ने सीमा पार से पंजाब के रास्ते इन हथियारों को हासिल किया। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश भी इस गैंग के विदेशी कनेक्शन की पुष्टि कर चुके हैं। हथियारों और बम का एक जखीरा है अतीक अहमद के पास, जिसे उसने आसपास के इलाकों में छिपा रखा है। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और उन्नाव में छिपाया है। उसको लेकर आज जानकारी ली जा सकती है और देर शाम ये माना जा रहा है कि कल की तरह आज भी कहीं पर दबिश दे सकती है पुलिस और हथियारों की या बम की जो है जो बताया जा रहा था उसकी बरामदगी की जा सकती है। और भी कई जो राज हैं उसको यूपी एटीएस उसकी पूछताछ कर सकती है। अतीक और अशरफ से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां हथियारों की बड़ी बरामदगी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।